एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और इससे पहले ऑलरेडी हम 6 चैप्टर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। और इससे पहले आगे बढ़ने से पहले देखो, थोड़ा सा ये समझ लो, आपका जो सिलेबस है सेशन 2023 और 2024 का क्लास 11th का, ठीक है। तो उसमें बिजनेस स्टडीज़ में बेसिकली है कि आपके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको पढ़ना था फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, पार्ट बी में आप पढ़ोगे फाइनेंस एंड ट्रेड। तो पार्ट ए के सारे चैप्टर्स यानी कि 6 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, उसमें हमने बिजनेस का फाउंडेशन पढ़ा कि देखो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड हमने बिजनेस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा था। याद आ रहा होगा धीरे धीरे सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तो याद रहेगा नहीं, अब तो सब भूल गए होंगे। बिजनेस सर्विसेज हमने पढ़ ली, कैसी कैसी सर्विसेज होती हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस, क्या क्या अलग अलग मोड्स हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और लास्ट चैप्टर जो था हमारा 6th, उसमें पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो ये सारे ही चैप्टर्स यानी कि पार्ट ए हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। बट आपका एक जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, शायद इसमें था वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड या थर्ड, इन दोनों में से किसी में था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो देखो ये जो टॉपिक है ना, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी थी, मैंने पोस्ट भी किया था, पर गलती से वो वीडियो मुझसे ही डिलीट हो गया। उसकी पीपीटी भी मेरे पास नहीं है अवेलेबल, तो उसको फिर से बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है, आप लोगों को पता होगा। और मेरे पास अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज़ उस पर वीडियो बना दो। तो यार देखो, अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूँगी, बट तब तक के लिए प्लीज़ आप किसी और चैनल या कहीं से और मैनेज कर सकते हो तो कर लो। और अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे या किसी भी वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का आंसर ज़रूर करती हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, डीएम करोगे, तो मैं उसका भी जवाब देती हूँ, तो वो सब आप कर लेना। बट प्लीज़ तब तक के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो हमारा चैप्टर नंबर 7 यानी कि पार्ट बी, बेसिकली पार्ट बी हमारा क्या है, हम पढ़ेंगे फाइनेंस एंड ट्रेड। तो बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के अंदर फाइनेंस और ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं, आई मीन क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो 7th चैप्टर है इसमें, वो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब देखो सोर्सेज से क्या समझ आ रहा है आपको कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। आपको पता है बिजनेस का पैसा, बिजनेस में जो भी पैसा लगा हुआ है बेसिकली, तो उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, यानी कि वो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है ना, ये हमको पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस फाइनेंस का, उसका नेचर, सिग्निफिकेंस वगैरह वगैरह। फिर हम पढ़ेंगे ओनर्स फंड क्या होते हैं, ओनर्स फंड्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स, ये सब आपको आगे पता चलेगा। और फिर हम पढ़ेंगे बोरोड फंड्स। बस ये पढ़ना है। पर ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, अपने आप में इतने भारी भरकम है। और आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट कराने वाली हूँ, जिसमें आपका बिजनेस फाइनेंस का कॉन्सेप्ट, आई मीन मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, टाइप्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, क्लासिफिकेशन वगैरह। उसके बाद ये जो ओनर्स फंड है, बोरोड फंड्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है, तो थोड़ा ना दिमाग खोल करके बैठना, ओके। और जल्दी आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर कर देना, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की, कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। तो मैंने बताया आपको कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, जो पैसा हमारे बिजनेस में लगा हुआ है वो होता है हमारा बिजनेस फाइनेंस, राइट। फाइनेंस मतलब समझ आ रहा है ना, पैसा। अब उसमें सिर्फ यही नहीं पैसा आ गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो पैसा इकट्ठा करना, उस पैसे को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना, उससे क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, किस किस में वो रिटर्न्स बांटने हैं, ये सारी चीज़ें फाइनेंस में आ जाती हैं। तो फाइनेंस होता क्या है, इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। ये 1 नंबर में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो लाइफ ब्लड होती है किसी भी बिजनेस की, फाइनेंस। आपके हाथ में पैसा नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। आज के टाइम पे पैसा बहुत ज़रूरी है, और हम बिज़नेस कर क्यों रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। तो बिजनेस चालू करने के लिए भी, मतलब पैसा कमाने के लिए भी पैसा होना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, जेब में ऐसे ही नहीं हो जाता, ठीक है। तो लाइफ ब्लड कहा जाता है। द मेयर कंसेप्शन ऑफ अ बिजनेस आइडिया इज नॉट इनफ, इट कैन ओनली बी ब्रॉट इन टू फंक्शन गिवन देयर आर इनफ फंड्स टू इनेबल ऑल सच फंक्शंस। तो सिर्फ दिमाग में सोच लेना, मान लो आपको कोई बहुत बढ़िया आइडिया आ गया स्टार्टअप वगैरह का, अब
खाली वो आइडिया दिमाग में होने से ना आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा अनटिल और अनलेस आपके पास इनफ फंड्स नहीं हैं उस बिजनेस को उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। द बेसिक फंक्शन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू ईदर मैन्युफैक्चर गुड्स और ऑफर सर्विसेज। क्या करती हैं बिजनेस कंपनीज? या तो कुछ बनाती हैं या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। सो ये जो फंक्शंस हैं दे कैन ओनली बी मेट इफ़ देयर इज़ इनफ मनी टू बेयर ऑल सच एक्सपेंसेस। सारे खर्च उठाने के लिए आपके पास इनफ पैसा हो। सिमिलरली ऑल द गोल्स ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर अब आपका बिजनेस सेटअप हो गया, अब आप ग्रो करना चाहते हो, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, यानी कि फाइनेंस क्या है? इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। समझ आया? अब इसमें क्या है, दो चीज़ें आती हैं, मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, बिजनेस फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड और वर्किंग क्या है पहले शॉर्ट में समझ लो, इसको रीड मत करना अभी। देखो क्या होता है, हम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, यहाँ पे ध्यान देना है। यानी कि बिजनेस के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में हमको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है और वो पैसा हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं। और वो पैसा कैसा होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, अब आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भारी भरकम मशीन्स लेनी पड़ेंगी। ये आप बिगिनिंग में करोगे, शुरुआत में करोगे, लॉन्ग टर्म चलेगी मशीन, ऐसा नहीं है हर दिन बदलोगे, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आपका लगेगा। इसी तरह आपने जो लैंड खरीदी है वो क्या होगा, वो बिगिनिंग में खरीदोगे, शुरुआत में खरीदोगे, वो उसमें वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी। हर दिन अलग अलग जगह पर तो अपना फैक्ट्री लगाओगे नहीं ना, तो लॉन्ग टर्म तक रहेगी और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा। तो जो तीन टर्म्स हैं, ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं, सिंपल सी बात है कि ये तीनों टर्म्स बता रहे हैं, ये है फाइनेंशियल कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो फिक्स्ड कैपिटल जो होती है, आपने पढ़ा है ना, फिक्स्ड कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो है, जो लंबे समय तक चलेगी, उसमें हमको शुरुआत में पैसे लगाने पड़ते हैं, बिगिनिंग में, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये ज़रूर याद रखना है। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, दीज फंड्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस, यानी कि बिगिनिंग में, टू परचेज द फिक्स्ड असेट्स, यानी कि आपके जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे, लाइक मशीन्स, लैंड, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। दीज फंड्स रिमेन्ड इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये लंबे समय तक लगे रहते हैं। लैंड खरीद ली तो खरीद ली, मशीन खरीद ली तो खरीद ली, है ना। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस। अब और हर तरह के बिजनेस के लिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई किसी चीज़ का बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए अलग चीज़ चाहिए, कोई किसी और चीज़ का बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए अलग चाहिए। पर तीन शब्द याद रखने हैं, बिगिनिंग, लॉन्ग टर्म एंड आपका लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, यानी कि ये तो बिगिनिंग में था, फिक्स्ड वाला आपका बिगिनिंग में था। वर्किंग मतलब आपका डे टू डे चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बिगिनिंग में लगा दिया, ये डे टू डे चलता रहेगा। साथ ही साथ इसमें ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल में इसका काम हो जाएगा। और आपका क्या है, लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऑपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, तीन वर्ड्स मैंने क्या क्या बताए थे आपको, एक तो डे टू डे, ठीक है, डे टू डे, और इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कम समय के लिए, और स्मॉल अमाउंट अपने को चाहिए होता है। ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया वर्किंग, और ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये हो गया आपका फिक्स्ड। तो वर्किंग हमारा क्या हो जाएगा, सच फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, यानी कि अब जैसे मशीन तो खरीद ली, उसमें पैसा लगा दिया, वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट थी। अब आपका वर्किंग कैपिटल की बात है, वो खराब हो गई, उसकी थोड़ी सी मरम्मत करानी है, तो ऐसा नहीं है ना 5 लाख की मशीन खरीदी थी तो 5 लाख ही लगेंगे उसको सही कराने में, नहीं, हो सकता है 50,000 में हो जाए। तो शॉर्ट टर्म, एक तो मतलब शॉर्ट अमाउंट, लेस अमाउंट का होता है, और डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, एंड आर इन्वेस्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने अभी बताया। दे आर यूज्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स सच एज स्टॉक ऑफ मटेरियल, बिल्स, रिसीवेबल्स एंड मीटिंग करंट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, टैक्सेस, सैलरीज एक्सेट्रा। तो अब जो डेली सैलरीज दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, अगर रेंट दे रहे हो किसी भी चीज़ का, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी वर्किंग कैपिटल में। पर जो शुरुआत में किया, बिगिनिंग, लॉन्ग टर्म और आपका लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो हो जाएगा फिक्स्ड। तो फिक्स्ड और वर्किंग समझ आ गया ना, बस ये मेन टर्म्स याद रखने हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हमारे पास आता है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, की भाई इसका नेचर क्या है, ठीक है। तो नेचर में देखो सिंपल सी बात है, क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले नेसेसरी ऑफ फॉर ऑल बिजनेसेस,
ऐसी कोई बिज़नेस है, ऐसा कोई भी धंधा पानी है जिसमें पैसे के बिना काम चल जाए? नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज़ ऑफ बिज़नेस, डिपेंड करता है कि वो बिज़नेस किस तरीके का है ना? उस हिसाब से कैपिटल लगेगी और कितना साइज़ है। अगर छोटा-सा बिज़नेस है तो कम कैपिटल, ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा फाइनेंस चाहिए होगा। फिर है इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फंड्स, इसमें सारे तरीके के फंड्स आ जाते हैं, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। रिक्वायर्ड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे चाहिए होता है। ऐसा नहीं है एक बार पैसा लगा दिया छुट्टी। हमको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हमारे होते हैं डे टू डे, या मतलब कुछ ना कुछ एक शॉर्ट इंटरवल पे होते रहते हैं जिससे कि हमको चाहिए होता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि एक बार पैसा लगा दिया तो खत्म। ये क्या है, एक वाइडर टर्म है, फ्लक्चुएटिंग नेचर होता है फाइनेंस का, एंड इट डिटर्मिन्स द साइज ऑफ बिजनेस। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्या था, नेसेसरी फॉर ऑल बिजनेस, हर बिजनेस के लिए क्या है, ये ज़रूरी है। तो फाइनेंस क्या है, मैंने बताया लाइफ लाइन है, लाइफ ब्लड है। इट इज़ नेसेसरी एट एवरी स्टेप, राइट फ्रॉम प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन टू प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग, लाइक हर चीज़ में आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। और सारे ऑल काइंड्स एंड साइजेस ऑफ फर्म्स रिक्वायर द यूज ऑफ फंड्स टू कैरी आउट ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेशन, तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। फिर आता है डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, डिपेंड किस पे करता है कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है और साइज कैसा है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेसेस हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स, यानी कि हर तरीके के बिजनेस के हर अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती हैं फॉर देयर ऑपरेशंस। द वॉल्यूम ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फर्म, तो कितना पैसा चाहिए वो डिपेंड करता है कि उसका साइज कैसा है। छोटी फर्म होगी तो उसका छोटे फाइनेंस मतलब छोटा सा लोन लेने में या छोटा पैसा एक कम अमाउंट इकट्ठा करने में टाइम वो हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। पर अगर बड़ी फर्म है तो उसको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। स्मॉलर फर्म्स हैव लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स एज कम्पेयर टू लार्जर फर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फंड्स, इसमें सभी तरीके के फंड्स आ जाते हैं, जैसे कि ओनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स, सारे। अब ओनर्स और बोरोड मतलब कि अगर आपका खुद का पैसा है, ओनर का खुद का पैसा, और बोरोड मतलब कहीं से आपने लिया हुआ, और यही हमें डिटेल में आगे पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिक्वायर्ड ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, मैंने बताया कंटिन्यूस बेसिस पे भाई हमको चाहिए होता है, ऐसा कहीं होता नहीं है मतलब कि एक बार पैसा लगाया खत्म काम। फिर है वाइडर टर्म, ये वाइडर टर्म है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। एस्टिमेशन कि आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया है, प्रोक्योरमेंट मतलब कहाँ कहाँ से लिया है, यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज़ किया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इससे पैसा नहीं, पैसा इकट्ठा करना है, कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं, सारा एस्टिमेशन वगैरह इसमें सब कुछ आ जाएगा। फिर आता है फ्लक्चुएटिंग नेचर, इसका नेचर फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग कैसे, क्योंकि मार्केट के जो आपका कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। अब मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए बैंक ने, अब क्या हुआ, आपको लोन महंगा मिलेगा, अब आप ज़्यादा पैसा ले नहीं सकते हो, आप फाइनेंस ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते, तो उन सब पे डिपेंड करता है। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई ज़्यादा हो गई है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, फैशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। फिर हमारे पास आता है डिटर्मिन्स द साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस डिटर्मिन करता है, जैसे कि अगर क्या है, द मोर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स द लार्जर इज़ द साइज़, यानी कि अगर ज़्यादा आपके पास पैसा है तो ऑब्वियसली उसका साइज़ बड़ा है, क्योंकि सब साइज़ बड़ा है तभी वो ज़्यादा पैसा ले पाई है। और अगर आपका क्या है, आपके पास कम फंड्स हैं, कम अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हैं, तो क्या होगा, आपका बिजनेस का साइज़ और स्केल छोटा है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, नेचर। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, भाई इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी। सबसे पहले तो इस्टेब्लिशिंग द बिजनेस, बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, रनिंग द बिजनेस, इस्टेब्लिश कर लिया, अब उसको रन करने के लिए। फिर है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अब उसको एक्सपेंड करना है। अवेलिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए। इंक्रीजिंग गुडविल, हमारी गुडविल बढ़ाने के लिए। फेसिंग कंटिजेंसीज, मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी मार्केट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सबको फेस करने के लिए। फिर परचेजिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स, जस्ट अ सेकेंड। तो हमको क्या करना पड़ता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स भी खरीदने पड़ते हैं, वो हम आगे पढ़ रहे हैं ना, अभी तो मैं समझाती हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको बिजनेस फाइनेंस मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बताया बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, समझ आ गया होगा, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं आपका। जैसे इस्टेब्लिशमेंट जब होता है तो डायरेक्टर की फीस हो गया, आप जब जो भी पेपर वर्क वगैरह कर रहे हो, कोई भी कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हो, तो उन सब में जितना पैसा लगता है सब कुछ आ जाएगा बिजनेस फाइनेंस में। फिर बिजनेस को रन करने के लिए, आपको जैसे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, ये क्या हो रहा है, हमारे यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, ओले गिर रहे हैं, पूरी सड़क सफ़ेद हो गई है। एक्चुअली मैं वही देखने गई थी,
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है, ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना है बैकग्राउंड नॉइज। तो क्या हो रहा है हमारे तो क्या होता है कि बिज़नेस रन करने के लिए आपको बिज़नेस आगे भी तो चलाना है, सिर्फ एक बार पैसा लगा दिया ये नहीं ना कि अब बिज़नेस बहुत बढ़िया चलेगा। उसमें कुछ ना कुछ आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे आप टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ पैसा लगाओगे जिससे वो स्मूथली चले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको बिजनेस फाइनेंस ज़रूरी है। फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को आगे एक्सपेंड करना है, स्केल बढ़ाना है, साइज बढ़ाना है, तो उन सब में, उन सारी चीज़ों में ज़रूरी है हमारा बिजनेस फाइनेंस। अवेलिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मान लो आपको क्या करना है, कोई नया ब्रांड लॉन्च करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो इन सब में हो सकता है कि ज़रूरी हो, मतलब आपको पैसा तो चाहिए होगा, फिजूल में कैसे आप कहाँ से ब्रांड लॉन्च करोगे, कहाँ से नए प्रोडक्ट्स लेकर के आओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पर नई अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है बिजनेस फाइनेंस। फिर आता है परचेजिंग टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल मतलब जैसे कि आपकी मशीन हो गई, लैंड, बिल्डिंग, ये चीज़ें नहीं खरीदनी है अब, तो उसके लिए चाहिए पैसा। और इंटेंजिबल मतलब ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, या फिर जैसे आपका होता है ना क्या बोलते हैं उसको, आपका कॉपीराइट, ये सारी चीज़ों के लिए भी ज़रूरी होता है बिजनेस फाइनेंस। तो सिग्निफिकेंस समझ आया। और क्या है, एक और पॉइंट है हमारे पास, 2 पॉइंट्स और हैं, हाँ, कि गुडविल बढ़ाने के लिए, इसकी हमारी गुडविल बढ़ाने के लिए, मतलब अब देखो ज़्यादा पैसा होगा हमारे पास, फाइनेंस ज़्यादा है, हम ज़्यादा चीज़ें और कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमारे पास फाइनेंस ज़्यादा है, ठीक है। अपनी हम सेल्स बढ़ा सकते हैं, हम और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करेंगे, हम मार्केटिंग पे बहुत खर्चा करेंगे, लोगों को मतलब अवेयर करेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इससे हमारी क्या होगा, गुडविल बढ़ेगी और लोगों को भी लगेगा यार हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हम खर्चा कर सकते हैं। तो एक बन जाती है, इमेज बन जाती है, तो गुडविल हमारी अच्छी होगी। साथ ही साथ कोई भी कंटिजेंसीज, मतलब हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कुछ भी हो गया, मान लो कल को हमको थोड़ा सा लॉस हो गया है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, पर फिर भी हमारे पास पैसा है, बिजनेस फाइनेंस है, तो इससे क्या कर सकते हैं, हम और भी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर लार्ज कॉर्पोरेशंस विद टर्नओवर्स एक्सीडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर एबल टू फ्लो बैक, मतलब वो वापस आने, अगर किसी का जो टर्नओवर है बहुत ज़्यादा मिलियंस में है और अगर उनको लॉस भी हो गया ना, तो भी उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास बिजनेस फाइनेंस अच्छा खासा है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब सिग्निफिकेंस हो गया, नेचर हो गया, अब बात आती है सोर्सेज की, कि भाई सोर्सेज क्या क्या हैं। तो देखो सबसे पहले आ जाता है बेस्ड ऑन पीरियड, 3 बेसिस हैं, 3 याद रखने हैं, पी, ओ और जी, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, पी, ओ, जी। ये पी ओ जी क्या है, पी स्टैंड्स फॉर पीरियड, ठीक है, ओ स्टैंड्स फॉर आपका ओनरशिप एंड जी स्टैंड्स फॉर आपका जनरेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, पी ओ जी मतलब पीरियड, ओनरशिप, जनरेशन। तो पीरियड मतलब टाइम पीरियड, ओनरशिप मतलब उस पैसे का ओनर कौन है, और जनरेशन मतलब कहाँ से वो जनरेट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, पीरियड में 3 चीज़ें आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, क्या आ जाएगा, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। फिर आता है ओनरशिप के बेसिस पे, या तो वो पैसा खुद का होगा उस ओनर का, या फिर उसने कहीं से उधार लिया होगा तो बोरोड हो जाएगा। तो ओनरशिप में ओनर्स फंड और बोरोड फंड, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर आता है बेस्ड ऑन जनरेशन, यानी कि कहाँ से आया है, इंटरनल सोर्सेज हैं या फिर कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर से ही कहीं से पैसा आया है, या फिर एक्सटर्नली कहीं से बाहर से लिया है, किसी से उधार लिया है, जो भी किया है। तो 3 चीज़ें समझ आई आपको, क्या क्या चीज़ें हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो ये सब हटाती हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हमने पढ़ा कि हमारे पास 3 सोर्सेज हैं जहाँ से हम पैसा ले सकते हैं। वो 3 सोर्सेज हमारे क्या हैं, पी ओ जी। P stands for आपका पीरियड, O stands for ओनरशिप, G stands for जनरेशन। अब P का मतलब ओनर पीरियड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पीरियड। पीरियड में आपके 3 चीज़ें आ जाएंगी, एक आपका शॉर्ट टर्म सबसे पहले, फिर आपका मीडियम टर्म, फिर आपका लॉन्ग टर्म। फिर हमारे पास आता है ओनरशिप। ओनरशिप में आपकी 2 चीज़ें आ जाएंगी, या तो कौन होगा, वो खुद ही ओनर होगा तो ओनर्स फंड, ठीक है, ओनर्स फंड, या फिर उसने कहीं से उधार लिया होगा तो ये हो गया आपका बोरोड फंड। फिर आता है जनरेशन, ठीक है, जनरेशन में आपके 2 आ जाएंगे, कहाँ से पैसा आया, इंटरनली आया है या फिर एक्सटर्नली आया है। तो ये आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन। अब देखो इसके बाद आता है मुद्दा। मुद्दा मतलब कि यहाँ पे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, रुको, हाँ ये आप समझ लो अच्छे से कि हमारा लॉन्ग टर्म क्या होता है। हम देखो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और ये सारी चीज़ें भी समझना ज़रूरी है।
लॉन्ग टर्म आप सबसे पहले शॉर्ट टर्म समझो। शॉर्ट टर्म क्या होता है, मतलब लेस देन 1 ईयर, 1 साल तक का समय, मतलब 1 महीने से 12 महीने तक का अगर आप कुछ पैसा फाइनेंस ले रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। फिर 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, 1 से 5 साल तक का हो जाएगा मीडियम। फिर आपका आता है लॉन्ग, 5 साल से ज़्यादा, मोर देन 5 इयर्स, ठीक है। तो यानी कि 1 साल से 1 साल तक का शॉर्ट, फिर 1 से 5 मीडियम, फिर 5 से ज़्यादा आगे 20 साल तक मान लो, वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। तो मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों समझ आ गए ना। तो यहाँ पे क्या समझना है हमको, सबसे पहले शॉर्ट टर्म पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ दीज फंड्स शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होता, 1 ईयर से कम होता है। शॉर्ट टर्म फंड्स आर ट्रेड क्रेडिट, और ये सब मत पढ़ो अभी, सिर्फ ये पढ़ो कि आपका क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब 1 साल तक का हो गया शॉर्ट टर्म। फिर फंड्स आर नीडेड फॉर लेस देन 5 ईयर्स, लेस देन 5 ईयर्स मतलब 1 से 5 साल तक, क्योंकि 1 साल से कम तक का तो शॉर्ट हो गया, तो 1 से ज़्यादा 5 से कम, मोर देन मतलब 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर, वो हो जाएगा मीडियम टर्म। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से कम तक का तो मीडियम हो गया, 5 साल से ज़्यादा मोर देन 5 ईयर्स, ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म समझ आ गया। ये किसके बेसिस पर था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, है ना। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें हमारे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। एक तो हो गया हमारा ओनर्स फंड और एक हो गया हमारा बोरोड फंड्स। अब ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स देखो क्या है, इफ द फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस और शेयर होल्डर्स पार्टनर्स क्रिएटर देन इट इज ओनर्स फंड, यानी कि बिजनेस के अंदर से ही आ रहा है। बिजनेस का जो ओनर है, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, मतलब कोई भी है जो बिजनेस के अंदर ही है, तो वो इंटरनली पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो सॉरी इंटरनली नहीं, हाँ, तो वो ओनर हैं वो लोग, तो ओनर्स फंड हो गया। प्रॉफिट्स यूज टू इन्वेस्ट अगेन इन द बिजनेस फॉर ऑल्सो फॉल अंडर दिस। अब ये पैसा हम बार बार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा खुद का पैसा, हमें किसी से मांगना नहीं है, कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। ओनर्स फंड यूजुअली डू नॉट नीड टू बी रिफंडेड एंड रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस लाइफ पीरियड। अब आपने पैसा अपना जेब से लगा दिया, आपका खुद का पैसा है, ओनर का, आपने पैसा जेब से लगा दिया, तो अब ऐसा नहीं है ना वो आप वापस मांगोगे, नहीं मेरे को पैसा दो, अरे आपका पैसा है, आपने लगाया, वापस क्यों मांगोगे। और साथ ही साथ वो क्या है, हमेशा के लिए इन्वेस्ट रहेगा आपके ही बिजनेस में। 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज अभी नहीं पढ़ने, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइज। अब आपने अगर पैसा लगाया है तो आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल है उसमें, क्योंकि आपका पैसा इन्वेस्टेड है, वो आप कहोगे आप भी मालिक हो उसके, आप भी ओनर हो, समझ आ रहा है। एंड इट कैरीज द रिस्क विद द इन्वेस्टमेंट एज द प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड। पर इसमें रिस्क होता है। अब आप मान लो आपने 1 लाख रुपए तो लगा दिया अपनी जेब से, ओनर का खुद का फंड है, 1 लाख रुपए तो लगा दिया, तो आपका कंट्रोल तो हो गया, पर ज़रूरी नहीं है जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको रिटर्न्स भी उतने ही अच्छे मिले और आपको 1 लाख पूरा आपका वापस आ जाए, मतलब इतना प्रॉफिट हो कि 1 लाख वापस तो आ जाए, ऐसे ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है 80,000 ही कमा पाओ, 20,000 रुपये आपके डूब जाए, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, ठीक है। बट बोरोड फंड्स क्या होते हैं, इफ़ द इन्वेस्टमेंट सोर्स कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द बिजनेस, तो वो होता है बोरोड फंड्स, किसी से उधार लिए हैं। इट कैन नॉट बी अ परमानेंट सोर्स, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं है, क्योंकि इसे हमें रिटर्न करना है, किसी से उधार लिए तो रिटर्न तो करोगे ना, ऑब्वियसली। खुद का पैसा मत, खुद को कैसे रिटर्न करोगे, फिर दूसरों का तो करना पड़ेगा। इवन दो इट कैरीज लेस रिस्क बिकॉज द प्रिंसिपल एंड रिटर्न्स आर गारंटीड। यहाँ पे लेस रिस्क होता है, पर यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ, मतलब हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो पैसा हमारा नहीं है, हमने कहीं से उधार लिया है। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है जो कि लगाया जाता है बोरोड फंड से। जैसे अब आप किसी भी बैंक से लो तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड इट कैन पुट अ लॉट ऑफ बर्डन टू पे बैक, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि यार अब पैसा तो चुकाना पड़ेगा। मान लो हमने 1 लाख रुपए बाहर से उधार लिया है अब, और हमको सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, मतलब हमारा जो कमाई हुई है वो सिर्फ 60,000 की हुई है। अब हम बाकी के 40,000 कहाँ से लाएं चुकाने के लिए, और फिर ले भी आएंगे तो फिर हमारे हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, उल्टा हम तो कर्ज में और डूब गए, 40,000 नेगेटिव। तो ये क्या है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ओनर्स फंड और बोरोड फंड समझ आ गया, ये किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, कि कहाँ से जनरेट कर रहे हैं। पहले है इंटरनल सोर्स, फिर है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या है, फंड्स दैट गेट जनरेटेड विद इन द बिजनेस,
एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली जब बिजनेस के अंदर से ही आ रहा है तो मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करेगा, और ये क्या है, इंटरनल सोर्स है, इसे हम इमरजेंसीज में यूज़ कर सकते हैं। पर जो आउट ऑफ बिजनेस जनरेट हो रहा है वो है एक्सटर्नल, ठीक है। देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर दीज फंड्स, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, मैनेजमेंट को कोई कंट्रोल नहीं होता। दे कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एंटरप्रेन्योर्स, और ये गुड फाइनेंस, गुड सोर्स हो सकता है एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो जो नया नया बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं कि वो कहीं से बाहर से ले लें। तो तीनों चीज़ें समझ आ गई आपको, क्या क्या समझाया भाई मैंने अभी तक, दोबारा से समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। पीरियड के बेसिस पे हमारे पास 3 हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ओनरशिप के बेसिस पे 2 हैं, ओनर्स फंड, बोरोड फंड्स। जनरेशन के बेसिस पे 2 हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और ये तीनों क्या हैं, ये आपके क्या है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या पढ़ना है हमको, हाँ, हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी थी कि भाई ओनर्स फंड क्या होता है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमारा कॉन्सेप्ट अब कंप्लीट हो चुका है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है। अब हमको पढ़ना है ओनर्स फंड्स और हमको पढ़ना है बोरोड फंड्स। तो ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी 26-30 मिनट हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हम कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो टॉपिक भी कंप्लीट नहीं रहेगा। अच्छा हाँ, ये चीज़ मैं पढ़ाना भूल गई। हाँ, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ओनरशिप, ये सब हमने पढ़ा था ना, पीरियड के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। क्या क्या था, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, है ना, और ये हमारा मीडियम टर्म, ये समझ आया। फिर इसमें ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स हो गया। जनरेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखो इनके अंदर क्या क्या सोर्सेस हैं, ये तो बस एक मतलब एक क्या कहते हैं, आपको एक नाम दे दिया कि लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, पर हो कहाँ से जनरेट करेंगे, सोर्सेज हैं क्या एक्चुअली वो तो पता हो। तो देखो सोर्सेज क्या हैं, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक्स। अब आप कहोगे इस तरीके के सब में याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, आपको याद नहीं करनी है सारी चीज़ें। क्यों याद नहीं करनी है, देखो कुछ गिने चुने 5-6 टर्म्स ही हैं पूरे चैप्टर में, पर उनको हम उनकी मतलब आप कह लो उनके बेसिस के बेसिस पर, मतलब वो किस तरीके के फंड्स हैं, वो किस तरीके के सोर्सेज हैं, उनके बेसिस पे ना हम अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर्स की बात करूँ, अब ये क्या है, लॉन्ग टर्म होगा, यानी कि ये वाला जो सोर्स है फाइनेंस का, फंड्स का, ये क्या होगा, 5 साल से ज़्यादा का होगा, समझ आ रहा है। तो इसीलिए हम इसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म में रख रहे हैं। पर ये क्या है, ओनर का खुद का पैसा होता है, तो इसीलिए इक्विटी शेयर्स को हम यहाँ ओनर्स फंड में रख रहे हैं। पर ये क्या है, इंटरनल सोर्स है, ओनर का खुद का मतलब बिजनेस के अंदर का, तो इसे हम इंटरनल सोर्स में भी रख रहे हैं। समझ आई कोई चीज़। इसी तरह अब जैसे मैं बात करूँ लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये हो जाएगा मीडियम टर्म, क्योंकि लोन जो देती है वो 1 से 5 साल तक के लिए देती है, तो ये हो गया मीडियम टर्म में आ गया। पर यहीं पर ये क्या हो जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा बोरोड में, क्योंकि आप बोरो ही तो कर रहे हो बैंक से, बैंक आपकी तो नहीं है ना, ओनर की तो नहीं है, तो बोरो कर रहे हो तो बोरोड फंड्स में आ जाएगा। और यही टर्म यहाँ पर आ जाएगा एक्सटर्नल में, देखो कहाँ है, लोन फ्रॉम बैंक्स, तो ये आ गया एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, कुछ गिने चुने ही 5-6 टर्म्स हैं, वही आपको पढ़ने हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ये टर्म्स पढ़ने हैं, और ये आपको दिमाग में रहेगा पढ़ने के बाद कि अच्छा भाई इक्विटी शेयर्स को हम पीरियड के बेसिस में कहाँ रखते हैं, लॉन्ग में। इक्विटी शेयर्स को हम ओनरशिप के बेसिस पे कहाँ रखते हैं, ओनर्स फंड में। इक्विटी शेयर्स को हम जनरेशन के बेसिस पे कहाँ रखते हैं, एक्सटर्नल सोर्स। तो ये सारी चीज़ें ना आप अब नेक्स्ट वीडियो से पढ़ोगे। तो ये मैं एक्चुअली स्लाइड कवर करना भूल गई थी, तो अब आपको समझ आ गया होगा क्या क्या एक्चुअली है इस चैप्टर में। अब हमारा इसी टाइम पे इसी बात पे ये वीडियो ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही पोस्ट करूँगी, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी, मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड वीडियो में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।